हेलो। तो ऐसा आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारी माइसा के बाबा को कुछ लोगों ने यानी कुछ गुंडों ने मार दिया था। गुंडे कह सकते हैं या फिर किसी के भेजे हुए बॉडीगार्ड, ये तो नहीं पता है, ये तो आगे पता चलेगा। और वो माइसा को वहाँ से ले जाते हैं गाड़ी में बिठा के, यानी उसकी मम्मा को भी और उसके। इधर जो गांव के लोग जो थे वो देख रहे थे सब। तो गाइस, हम आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना है आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके, तो गाइस सी यू। हम आगे बढ़ते हैं और अपना ख्याल रखो अच्छे से, ताकि आप हमारे स्टोरी को अच्छे से सुनते रहें। तो गाइस, हम बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो जब आयरा को वो लोग सॉरी माइसा को और माइसा की फैमिली को उठा कर ले जाते हैं, तो वहाँ पर आयरा जो थी वो मैनेजर को कुछ बोल रही थी। तो वो मैनेजर चला गया था, तो मैं आयरा जो काम कर रही थी अपना, इधर कुछ टाइम यानी कुछ घंटों बाद जो थे वो आयशा के फैमिली को वो गुंडे ले जाते एक हाउस जो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी बॉडीगार्ड थे उसके आसपास। तो वहाँ पर एक बॉडीगार्ड उस गेट को खोलते हैं, यानी जो बाहर का मेन गेट था बहुत ही बड़ा, उसे खोलते हैं और गाड़ी के अंदर ले जाते हैं गाड़ी को। इधर जो मैनेजर था वो गांव पहुँचता है, तो देखता है कि वहाँ पर माइसा के घर पर कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वो अंदर की तरफ जाता है, तो देखता है कि एक मतलब माइसा के बाबा लेटे हुए थे, उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा था और कुछ लोग रो रहे थे। इधर देखता है वो मैनेजर बोलता है ये कौन है और ये सब लोग कहाँ हैं। तो वो एक आदमी से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, ये सब। तो वो बताता है कि इन्हें किसी गुंडे ने मार दिया है। तो पूछता है माइसा का घर है ना। तो वो जो आदमी था मतलब सब बताता है माइसा की फैमिली को ले जा गए हैं और उनके बाबा को मार दिया। तो मैनेजर काफ़ी घबराता है, बोलते कौन लोग थे वो। तो वो बताते कि मुझे नहीं पता है कुछ भी, और नहीं उन लोगों ने कुछ बताया है। वैसे यहाँ आए अचानक और माइसा के बाबा को मार दिया और उन लोगों को ले गए। बाकी हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में, कौन है, कहाँ से है, किसने भेजा है उन्हें। इधर मैनेजर काफ़ी परेशान होता है और वो आयरा को कॉल करता है, बोलता है बॉस। तो वो सारी बातें बताते हैं। आयरा बोलती व्हाट, कौन था वो। तो वो बोलते पता नहीं। आयरा बोलती मैं आती हूँ, तुम वहीं रुको। तो मैनेजर बोलता है जी बॉस। इतने कहते तो आयरा जो थी वो ऑफिस से निकलती है और अपनी कार में बैठने के बाद वो गांव की तरफ निकल जाती है। कुछ घंटे बाद वो यानी बहुत ही स्पीड के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाती है। तो देखती है वहाँ पर माइसा के बाबा की जो बॉडी थी वो वहीं पर थी, एक चारपाई पर। आयरा देखती है उनका कपड़ा थोड़ा साइड कर उनके फेस से, और उसके बाद देखती है वो, और उसके बाद उनके चेहरे को फिर से वापसी रखती है और गांव के लोगों से बोलती है कि इन्हें किन लोगों ने मारा। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें आपको भी बताया था ना। तो आयरा बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि वो लोग माइसा को कहाँ लेके गए। तो बोलते हैं देखिए आयरा को पूरा हम नहीं जानते कुछ भी। आयरा बोलती है ओके। तो मतलब माइसा के साथ जो थे कुछ गुंडे भी थे, यानी उसके गार्ड थे। तो उन गार्ड को बोलती है कि और गाँव वालों को कि इनका जो जल्द से जल्द इनकी चिता को आग देने होगी, क्योंकि समय काफ़ी निकला जा रहा है। तो वहाँ के लोग भी मान जाते हैं और ले जाते हैं।
इधर आयरा काफ़ी परेशान हो गई थी कि आखिरकार मायसा को कौन लेके गया यार, कहाँ लेके गया है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी बीच में उसे एक कॉल आता है, तो उधर का जो पर्सन था बोलता है कि आयरा कपूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो बोलता है मतलब, तो आयरा को बताता है। तो आयरा बोलती मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतने कहकर वो मैनेजर को बोलती कि चलो, और वो बताती है। तो मैनेजर बोलता है जी बॉस। इतने कहकर वो निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो एक वीरान सी यानी एक घर था जो काफ़ी सालों से बंद था, वो उसके अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं आयरा कपूर के एक जो पर्सन था यानी वही लड़का जो मतलब जो मतलब आयरा के हेल्प की थी उसने लड़के को बचाने में, वो वही लड़का था। उसका नाम था दीपक था। तो आयरा बोलती है मिस्टर दीपक ये कौन है। तो वो बोलता है कि आयरा कपूर के कोई और नहीं, ये उन्हीं में से एक बंदे को पकड़ा है हमने जो लड़कियों को किडनैप करते हैं। तो आयरा बोलती है ओके, पर इसने कुछ बताया। तो वो बताता है कि इसने कुछ भी नहीं बताया है, यही कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। आयरा बोलती है अच्छा। तो उसकी तरफ जाती है और बोलती है क्यों, तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या। तो वो बोलता है देखो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उस राज को कभी खोल नहीं सकता। आयरा बोलती खोलेगा बेटा, तेरा बाप भी खोलेगा, चिंता मत कर, तू जिंदा तो रहेगा। पर अगर तूने खुद अपने मुँह से सच नहीं बताया ना इस बारे में, तो मेरा नाम भी आयरा कपूर नहीं। इतना कहकर वो अपनी बॉडीगार्ड को बुलाती है और बोलती है कि इसे उल्टा लटकाओ। तो उसे उल्टा लटकाते हैं। वो काफ़ी खूनखार हो रहा था क्योंकि उसके काफ़ी ब्लड निकल रहा था, क्योंकि दीपक ने उसके जो साथ बॉडीगार्ड थे उन्होंने भी काफ़ी मारा था, पर वो सच बताने के लिए तैयार ही नहीं था। तो आयरा जो उसे उल्टा लटका देती है, उसके बाद बोलती है आयरा कि इसकी जख्मों पर इतना नमक भरो कि इसकी चीखें इन चार दीवारों में ऐसी गूंजे जैसे यहाँ पर कोई मौत का तांडव चल रहा हो। तो बोलता जी बॉस। आयरा जो थी अपने कानों में यानी एयरपोर्ट लगाकर काफ़ी लाउडली आवाज़ कर लेती है, क्योंकि आयरा कपूर यानी हमारी आयरा सच में वो किसी का दुख तो नहीं दिख पाती थी, पर उसकी भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो पता नहीं कितनी लड़कियों को किडनैप करते। वो काफ़ी समय तक यानी वो लोगों को पीटते हैं उस लड़के को, पर वो कुछ भी सच बताने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वहाँ एक बॉडीगार्ड आता है और वो आयरा के सामने अपने दोनों हाथ को मतलब नीचे की तरफ फोल्ड करता है और उसके बाद सर झुकाता और बोलते बॉस। तो आयरा देखते उसकी तरफ और अपने जो आई-4 थी उन्हें हटाती और बोलती क्या हुआ। तो बोलते कि वो बॉस तो सच नहीं बताने का तैयार नहीं है, उसे हमने काफ़ी मारा है। आयरा बोलती है अच्छा। उसकी जख्मों पर भी काफ़ी नमक डाला है, पर वो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। आयरा बोलती बताएगा, चिंता मत करो, इसे यहीं रखो। तो आयरा जो थी वो जाती है वहाँ पर और बोलती है देखती हूँ मैं भी तुझमें कितनी हिम्मत है और कितने समय तक तू मेरे सामने टिका रहेगा इस सच को छुपा कर। आयरा कपूर, सच्चाई तो इंसान की खाल से भी निकाल लाती है, तो तेरे मुंह से बुलवाना कौन सा आसान होगा, तेरे मुंह से कौन सा मुश्किल होगा। इतना कहकर वो निकल जाती है वहाँ से।
कुछ टाइम बाद जो था मैनेजर भी निकल जाता है आयरा के पीछे। इधर हमारी मायसा जो थी वो एक घर में थी, काफ़ी बड़ा घर था, आपको मैंने बताया था। उसमें कुछ गुंडे बैठे खड़े हुए थे गार्ड, एक लेडी बैठी हुई थी और एक बहुत ही बुजुर्ग लेडी थी। और वो जो बुजुर्ग लेडी थी वो दूसरी लेडी को समझा रही थी कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, इस बच्ची को क्यों लेकर आए वो यहाँ पर। तो बोलती है आप चुप रहिए, तुम्हें पता नहीं क्या मेरा बेटा कितना पसंद करता है इस लड़की को, पागल हो गया है इसके पीछे। मैं इससे बोलती देखिए आप अपने बेटे को समझिए, हम नहीं रह सकते उसके साथ क्योंकि हम शादीशुदा हैं। तो वो बोलती शादीशुदा, किससे शादी हुई है तुम्हारी। तो मैं ऐसे बोलती वो हम आपको नहीं बता सकते, पर इतना पता है कि हम शादीशुदा हैं और वो हमें अगर पता लगा तो वो हमें ढूंढेंगे ज़रूर। तो वो लेडी थोड़े गुस्से में बोलती अच्छा तुम जानती नहीं है मेरे बेटे को, अगर मेरे बेटे को पता लगा कि तुम किसी की बीवी बन चुकी हो, तुम ऐसे बोलते हैं बीवी बन चुके नहीं है, हम हैं उनकी बीवी, हम उनकी पत्नी हैं और वो हमारे पति हैं। तो वो लेडी बोलती है मेरा बेटा उसे मार डालेगा। मैं ऐसे बोलती हूँ मार डालेगा, जो इंसान किसी से न डरता हो उसे तुम्हारा बेटा कैसे मार सकता है। तो वो लेडी आती है उसके पास, उसकी माउथ को यानी उसके फेस को पकड़ती है और बोलती है गुस्से से कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। माँ ऐसा बोलती है वो बहुत कुछ कर सकती हैं, आप नहीं जानते नहीं हैं, पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसी से नहीं डरते। तो वो लेडी बोलती है अच्छा। इधर जो उसका बेटा आ जाता है इस लेडी का और बोलता है क्या हुआ मम्मा। तो उसकी जो मम्मा पीछे हो जाती है और बोलती है बेटा कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है इस लड़की की अपने पति के बारे में। तो वो आकर बोलता है कौन है वो। मैं ऐसा बोलती है खुद पता चल जाएगा आपको, क्योंकि इतना भरोसा तो है हमें उन पर कि वो हमें ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। तो वो गुस्से में आता है और बोलता है गुस्से में जान से मार डालूँगा। तो उसकी जो लेडी बैठी थी बुजुर्ग दादी यानी उस लड़के की बोलती है तुम पागल हो गए हो, क्यों उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, जब वो शादीशुदा है अपने पति के साथ खुश है तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो उसे। तो वो लड़का बोलता है देखिए दादी आप चुप रहिए। तो वहाँ पर एक लड़की और आती है और बोलती है भाई गलत क्या क्या कहा दादी ने, सही तो बोल रहा है, बोला है दादी ने, आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो, और वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, वो शादीशुदा है पहले से। तो वो बोलते तुम तो चुप रहो। तो वो बोलती मैं नहीं रहूँगी चुप, तुम चाहते कहाँ मुझे सबसे दूर क्यों करा आपने, मुझे मेरी दी से भी दूर कर रखा है। तो वो लेडी बोलती है तुम्हारी दी नहीं है वो, समझ आया तुम्हें, तुम्हारा सिर्फ एक भाई है। तो वो लड़की बोलती है मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी सिर्फ दी है और मैं अपनी दी से तो ज़रूर मिलूँगी, आपको चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, मैं नहीं डरती किसी से, मैं अपनी दी से ज़रूर मिलूँगी। समझ आया आपको, मेरी दी के साथ जो तुम लोगों ने किया ना वो अच्छा नहीं था, समझ आया, तुम बहुत ही बुरे लोग हो। और आपने उस बच्ची को कहाँ से क्या बना दिया उन्हें, वो ऐसी नहीं थी, मेरी दी बहुत ही अच्छी थी और आपने उन्हें ऐसा बनाने पर मजबूर कर दिया। तो उसका भाई वहाँ था और एक खींच के थप्पड़ मारता, बोलते तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। तो अपने फेस को ऊपर करती हुए बोलती है जुबान सच्ची तो बोला है भाई मैंने, इसमें गलत क्या बोला है मैंने, मेरी दी ऐसी तो नहीं थी जैसे आपने उन्हें बना दिया है, पर मेरी दी अब भी गलत नहीं है। और मुझे खुशी है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो तुम जैसे राक्षस को मार सके और तुम्हारे जैसे राक्षस के सामने अपना हौसला यानी मतलब कि आपका सामना कर सके, वरना वो आपसे पता कितनी डरती थी वो। तो बोलता है डरती तो आज भी थी, बोलती है वो तुमसे डरती हैं, कितना अच्छा जोक मारा भाई आपने, मेरी दी आपसे डरती है, पहले डरती थी अब नहीं डरती। तो वो लड़का फिर गुस्से में आता है तो उसकी माँ हाथ पकड़ती बोलती पागल हो गई क्या, क्यों मारे बच्ची को। तो बोलते मम्मा आपने देखा नहीं,
तो बोलता है वो बच्ची है, कुछ नहीं जानती अभी उसके बारे में, और बेटा तुम अंदर जाओ। तो बोलती नहीं। तो वो लड़की गुस्से में मतलब बोलती है, तो यानी उसकी मामा गुस्से में बोलती है फिर से, तो वो लड़की वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। इधर माइसा और उसकी जो मामा और उसकी छोटी बहन को भी वहाँ से ले जाते हैं एक रूम में। और धीरे धीरे जो टाइम था निकलता है, इधर हमारी आयरा काफ़ी माइसा के बारे में पूछताछ करती है। उसके पता नहीं गलती कि वो कहाँ है, कौन लोग लेके गए उसे, पर उसे भी तो कुछ भी पता नहीं था। वो काफ़ी परेशान होती और अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, और वो टेबल पे काफ़ी गुस्से में हाथ मारती होती, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैंने को जिसकी हिम्मत हुई है मेरी बीवी को यहाँ से ले जाने की। जानता नहीं है वो कि आयरा कपूर क्या कर सकती है। इतना कहकर वो किसी को कॉल करती है और बोलती है मेरी बीवी का अभी तक पता क्यों नहीं लगा है। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है कि सॉरी मैम, मैं आपकी बीवी का बहुत जल्दी पता निकालूंगा। आयरा बोलती है जल्द से जल्दी निकालो, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगी। तो बोलते मैम आप शांत हो जाइए, हम पता निकाल लेंगे, हमें कुछ टाइम और दीजिए। आयरा बोलती ठीक है। यार धीरे धीरे जो डिनर टाइम था वो होने लगता है, यानी रात। आयरा अपने घर जाती है और उसकी काकी बोलती है बेटा तुम ठीक हो ना। आयरा बोलती मम्मा सॉरी, यानी काकी वो माहिसा का कुछ भी पता नहीं चला, वो लोग कौन उठा के ले गए हैं उसे। तो काकी बोलती बेटा तुम पता निकालो ना माहिसा का वो कहाँ है। आयरा बोलती मैं पता निकाल रही हूँ काकी, बहुत जल्दी पता निकाल लूँगी मैं उसका। और वो अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है और उसके बाद नीचे आती है, थोड़ा बहुत डिनर करती है। इधर माहिसा जो थी उसे भी डिनर रूम में देते हैं उसकी, यानी क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं रही थी, तो वो डिनर जो आता है वो करती नहीं। और वो बोलती है उस सर्वेंट से कि मुझे नहीं खाना है, ये लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें पर मैं इस इंसान से तो शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ पर बैठी रहती है। धीरे धीरे जो वक्त निकलने लगता है, इधर माइसा सो ही नहीं पा रही थी और नहीं आयरा, वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रही थी काफ़ी ज़्यादा। इधर आयरा जो थी वो पता निकाल रही थी, वो कुछ अपने जो मतलब जिनके साथ वो बैठती उठती थी, यानी उनसे वास्ता रखती थी, उन लोगों को भी कॉल करती। वो बहुत बड़े बड़े डॉन थे और कुछ किडनैपर, यानी मतलब सब तरह के लोग थे। तो उनसे भी बोलती है, तो बोलते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारी बीवी का पता निकाल लेंगे और इस इंसान के बारे में भी। तो बोलती है बहुत जल्दी निकालिए, मुझे अपनी बीवी चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी जो बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगी। तो आयरा बोलती है थैंक यू सो मच। तो वो बोलते हैं अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देखो हम फ्रेंड है ना सर। आयरा बोलती हूँ। उसके बाद वो कॉल कट करती है और फिर लेटती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो ड्रिंक करने लगती है। इधर माइसा जो थी वो बस रोई जा रही थी और अपने मन में सोचती थी अरे जी आप कब आओगे, क्यों इतना नाराज़ हो गए हमसे, क्या हमारे बारे में एक बार भी पता नहीं किया आपने कि हम ठीक हैं कि नहीं। अरे जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमें नहीं पता ये सब गलत है ये सही है, पर हम इतने दिनों में तो इतना जान चुके हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। अरे जी प्लीज़ आ जाइए ना, कहाँ हैं आप, आपको हमारी याद आ भी रही है नहीं, पर हमें बहुत मिस कर रहे हैं हम आपको। तो वहाँ उसकी माँ आती है और बोलती है बेटा, माँ से देखते अपनी माँ की तरफ बोलती माँ क्या हैरा जी सच में नहीं आएंगी। तो वो चुप हो जाती है। इधर जो उसकी छोटी बहन थी बोलती है ऐसा नहीं है, अगर सच्चा प्यार होता है तो उस इंसान का भी महसूस हो जाता है कि उसका प्यार शायद किसी मुसीबत में तो नहीं है, और हैरा जी से ज़रूर आएंगे, हमें भरोसा है। पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए ज़रूर आएंगे। मैं ऐसे बोलती हूँ पता नहीं हमारे दिल की यही बोल रहा है कि वो ज़रूर आएंगे,
और वो भी हमारे बिना नहीं रह पा रहे। तो जो उसकी छोटी बहन थी वो हंसती है। इधर वहाँ पर जो थी उस लड़की की बहन यानी उषा वहाँ आती है। तो वो डोर को नॉक नॉक करती है तो माँ से थोड़ा घबरा जाती है। इधर उसकी माँ खोलती है दरवाज़ा तो देखती है उषा है वहाँ पर। तो वो उषा बोलती है मायसा से कि तुम ठीक हो ना। तो वो बोलती है कि तुम्हारा भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो बोलती है वो पागल इंसान है, साइको है वो एक किस्म का, और वो तुम्हारे साथ नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब कर चुका है। और जब वो नहीं मानती है तो उन्हें मार देता है। तो मैं से बोलती है तो वो क्या है मार डालेगा। तो उसे बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें वो ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे इस चीज़ में। हम अपनी दी को बोलेंगे कि वो तुम्हारी हेल्प करें। तो वो उसे बोलती है सॉरी माँ से बोलती है आपकी दी कौन है। तो उसे हंसती है बोलती है उनके बारे में चिंता मत कीजिए, वो आपकी मदद भी ज़रूर करेंगी, आप शांत हो जाइए, मैं अपनी दी से कल बात करूँगी। तो वो बोलती है मैं से बोलती है आप कल। तो उसे बोलती है नहीं कल नहीं, पता नहीं कब बात होंगी, पर मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पास पीछे कुछ घुटने लगाए यानी गार्ड लगाए हुए हैं जिनसे मैं अपनी दी से नहीं मिल पाती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी उनसे मिलने की ताकि आपकी मदद कर पाए वो। तो मैं ऐसा बोलती हूँ थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। तो बोलती है आप ऐसे क्या सोच रही हो, उन लड़कियों की भी मैं मदद कर पाती थी, पर भाई पता नहीं कब ले जाते थे, पता ही नहीं चलता। पर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं ऐसे बोलती हूँ थैंक यू। वो से हंसती है बोलती थैंक यू कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत ही अच्छी है। मैं ऐसे बोलती हूँ। तो वो काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद उससे बोलती मुझे निकलना होगा, अगर भाई नहीं दिख रही तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऐसे बोलती हूँ। इधर उषा अपने रूम में चली जाती है। इधर मायसा जो थी वो बोलती कि इस सच में ये लड़की हमारी मदद करना चाहती है, पर वो आपकी माँ अपने भाई के खिलाफ क्यों जाएंगी। तो जो मतलब मायसा की छोटी बहन थी वो बोलती शायद उन्हें भी लगता है कि उनका भाई गलत है। मायसा बोलती है शायद। इधर जो वक्त जो था धीरे धीरे जो निकलने लगता है, यानी दिन गुजर जाते हैं, यानी एक हफ्ता हो जाता है। पर हमारे में जो मायसा के साथ जो वो पर्सन था वो यानी उसका नाम था नीतीश। नीतीश काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा था मायसा को, पर मायसा की हेल्प करने के लिए यानी उसकी दादी और उसकी सिस्टर हमेशा साथ देती थी मायसा का, जिसकी वजह से वो मायसा के ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ पाता था। पर वो बहुत ही बुरा इंसान था। वो एक दिन ऐसा करता है वो अपने दोस्तों के साथ मायसा के यानी फोर्स करने की कोशिश करता है उसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। पर अचानक वहाँ पर उषा आ जाती है और बोलती है अगर आपने इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ से उसका भाई बोलता है तुम जाओ यहाँ से। उषा बोलती है सोचना भी मत। वो मायसा का हाथ पकड़ती है, वो जाने लगती है। तो उसका भाई तो उषा बोलती है ऐसा करना मत, अगर डैड को पता चला ना कि तुम वो ये हरकतें दोहरा रहे हैं जो आपने मेरी दी के साथ की थी तो अच्छा नहीं होगा। मेरी दी के पास सुनने के लिए कोई नहीं था, पर मैं अपनी बात कोर्ट में जाकर सुनाऊंगी, समझ आया। तुम जैसे घटिया इंसान को अपने भाई के में शर्म आती है क्योंकि आपको किसी भी रिश्ते की अहमियत ही नहीं है। इतना करके वो मायसा का हाथ पकड़ती है और ले जाती है वहाँ से, और गाड़ी में बैठ के वो चली जाती है घर। इधर जो मायसा थी वो काफ़ी घबरा रही थी, तो उसे उषा हक करती बोलती शांत हो जाइए, सब ठीक है, मैंने कहा था ना आपसे मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। तो वह देखती है उषा की तरफ और बोलती है आप सच में हमारे पति की तरह रिएक्ट करते हैं। तो उषा हंसती है बोलती है सच में आप अपने पति को कुछ ज़्यादा प्यार करती हैं।
मैं से बोलती है हाँ, प्या प्यार तो करते हैं पर उन्हें कभी बताया ही नहीं, क्योंकि हमें भी खुद नहीं पता कि हम सच में उनसे प्यार करती हैं, फिर हमें उनकी आदत पड़ चुकी है। तो वो लड़की हँसती है, यानी वो सर बोलती है प्यार भी तो हम उसी से करते हैं ना, आदत भी तो हम उसी की रखती है जैसे हम प्यार करते हैं। तो मैं ऐसा देखती है उसकी तरफ, वो बोलती है क्या सच में हम उनसे प्यार करते हैं? उसे बोलती है हाँ बिल्कुल। इतने कि वो आए मायसा को जो थोड़ा बहुत खाना खिलाती, क्योंकि रात का समय था। इधर हमारी जो आयरा थी वो काफ़ी कोशिश कर रही थी, इधर साथ साथ वो अपना ऑफिस का काम भी संभाल रही थी और उन गुंडों के बारे में पता कर रही थी। इधर मायसा के बारे में उसके सर पे इतनी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि वो बेचारी अकेली करे तो करे क्या। पर उसे फिक्र तीनों चीज़ों की थी, वो खास कर लड़कियों की और मायसा की, क्योंकि मायसा से चाहे कितनी भी नाराज थी पर प्यार तो करती थी ना वो। इधर आयरा इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो बस समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे क्या। धीरे धीरे जो सुबह मॉर्निंग होती है, आयरा निकलती है, आयरा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर जो मायसा के रितेश अपने घर पर यानी पंडित जी को बुलाता है, और इसके बाद वो शादी के मुहूर्त के बारे में पूछता है। तो पंडित जी बताते हैं कि 15 दिन के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो रितेश बोलता है गुड। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मैं 15वें दिन का जो मुहूर्त निकाल दूंगा, और तुम्हें 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त जो बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा है। तो रितेश बोलता है ओके ठीक है पंडित जी। और उसके बाद वो उनकी जो आने की दक्षिणा देता है, उसके बाद वो उन्हें एक घाट को छोड़ने के लिए बोलता है। तो पंडित जी वहां से चले जाते हैं। इधर वो मायसा की माँ को बुलाता है, वहां पर बोलता है 15वें दिन यानी 15 दिन बाद बहुत ही अच्छी मुहूर्त है मेरी और मायसा की शादी का। तो उसकी जो मायसा की माँ थी बोलती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी बेटी तुमसे तो शादी कभी नहीं करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बच्ची तुम जैसे इंसान से तो शादी नहीं करेगी। तो उन्हें गुस्से में मतलब पीछे धक्का देता है और बोलता है मुंह बंद करके आराम से शादी कराओ अपनी बेटी की। इधर जो उसकी छोटी बहन थी वो होती है आप बहुत ही बदतमीज इंसान है, आपको ये भी संस्कार नहीं दिए आपकी माँ ने कि आपको आपसे बड़े से किस तरह बात करनी चाहिए। तो वो उसकी तरफ जाता है और उस पर एक थप्पड़ मारता है मायसा की बहन को। तो वहां पर गुस्सा आती है और बोलती है भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। तो उसकी तरफ देख कर बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने सीख गई हो, उसका असर आ गया तुम पे। तो उसे बोलती है हाँ आ गया असर मुझ पे, बहन है वो मेरी बड़ी, अगर उनका असर भी आ भी गया तो क्या हुआ, वो तुम्हारी तरफ घटिया इंसान नहीं है। इतने कहकर वो मायसा की छोटी बहन और मायसा की माँ को वहां से ले जाती है। तो वो बोलती है सूर्या आंटी, फिर वो देखती है मायसा की छोटी बहन की तरफ। तो वो बोलती है सूरी मेरे भाई ने जो किया। तो वो बोलती ईशू की आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। धीरे धीरे जो वक्त यानी दिन गुजरने लगते हैं, इधर हमारी आयरा किसी पार्टी के लिए रेडी होती है। उसे जाना ही था क्योंकि वहां पर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए हुए थे। तो मतलब 5 दिन निकल चुके थे, और उसके बाद मतलब दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, यानी 5 दिन निकल चुके थे। आयरा पर पूरी कोशिश कर रही थी मायसो को और उसके परिवार को ढूंढने में। इधर वो पार्टी में जाती है, वहां पर इधर जब वो पार्टी में जाती है तो वहां पर काफी अच्छा माहौल था, पर उसका मन नहीं था बिल्कुल। वहां पर जो लोग थे यानी उसके यानी पार्टनर बिजनेस पार्टनर जो आयरा के थे वो भी वहां पर आए हुए थे। तो वो बात कर रही थी उनसे। इधर जब बात कर रही थी तो उधर काफी बातें कर रही थी।
वो उनसे अपने बिजनेस के बारे में। इधर जो नीतीश भी उसी पार्टी में आया था माइसा के साथ, तो वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से, अपने कुछ बिजनेस पार्टनरों से मिलाता है माइसा को और बोलता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, कुछ दिनों में हम शादी करने वाले हैं, तो आप सबको आना होगा। तो उसके बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, बॉस अगर आप बुलाएंगे तो हम जरूर रहेंगे। तो माइसा को गुस्सा तो आ रहा था काफी ज्यादा, पर वो क्या ही कर सकती थी। पर उसका उसके साथ रहने का कोई भी मन नहीं था। धीरे धीरे जो पार्टी थी वो चल ही रही थी। तो माइसा बोलती है रितीश को कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो रितीश बोलता मैं चलता हूँ। बोलती नहीं, आप किसी। तो वहां पर देखता है कि एक वेटर है जो एक लड़की है, तो वो उसको बोलता है, तो वो लड़की माइसा को वॉशरूम की तरफ ले जाती है। तो माइसा जो वॉशरूम जाने से पहले उस लड़की को बोलती है आप जाइए, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो वो लड़की बोलती है ओके मैम। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो आती है वॉशरूम से। तो इधर जो हमारी आयरा आ रही थी, पर हमारी जो माइसा की नज़र वो मतलब नीचे की तरफ थी, यानी जैसे वो अपनी साड़ी के पल्लू को सही कर रही हो। इधर हमारी आयरा जो थी वो कॉल पर बातें कर रही थी। उसकी नज़र उसके फोन में थी और वो कुछ देख रही थी। तो हेलो, तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनेंगे कि हमारी आगे स्टोरी में होता है क्या, क्या ये दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक वॉशरूम की तरफ थी तो दूसरी वॉशरूम की तरफ, यानी वॉशरूम के जो बाहर का डोर था वहां खड़ी हुई थी, शायद वो किसी से बातें कर रही थी, पर दोनों की नजर एक दूसरे पे किसी पे नहीं थी। तो गाइस हम आगे बढ़ेंगे स्टोरी में, उससे पहले आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करें। स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कमेंट में कि आपको नींद कुछ ज़्यादा आ रही है। तो देखो मैं बताऊँ कि मुझे नींद ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, और कुछ दिनों से नहीं, असल में क्या है ना, गर्मी गर्मी में मेरी तबीयत ठीक रहती ही नहीं है। वैसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा जो बीपी है वो काफ़ी डाउन रहता है, इसी वजह से मुझे काफ़ी नींद आती है। चाहे मैं कितना भी सो लूँ, पर मेरी आंखों से नींद जाती ही नहीं और मुझे जमाई भी कुछ ज़्यादा ही आती है। तो इसके लिए गाइस सॉरी, पर मैं जानबूझ के नहीं करती। आज देखते हैं, क्योंकि आज मैंने डॉक्टर से, यानी हमारे फैमिली डॉक्टर से दवा ली थी, तो शायद इससे कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि उसे उन्हें मैंने बताया कि मुझे नींद ज़्यादा आती है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा मतलब पानी की कमी है और आपका जो बीपी है वो काफ़ी डाउन रहता है। तो आज मैंने दवा ली है, तो देखते हैं आगे से कि नींद आएगी या नहीं। ओके गाइस, ये अपना ख्याल रखना और कमेंट में बताना आप सब लोग कैसे हैं।